गलतियां पेरेंट्स की होती हैं, गलतियां टीचर्स की होती है, गलतियां उसके मेंटर्स की होती है, गलतियां उसके आधी अधूरी ज्ञान की होती है। 9999 टाइम्स ही फेल्ड। तो कहने का मतलब ये है, जॉब तो आप करने का सोच रहे हो, लेकिन जो पर्सनालिटी आपके अंदर मैं ग्रूम करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आप इतने बेहतर हो जाओ। नमस्ते भारत, कैसे हो आप लोग। विनीत सर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं केवल आपके क्वेश्चन का आंसर देने। विनीत सर, आपकी वीडियोस को देख के बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप हमारे व्यूअर्स के उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओ जिससे वो अपने करियर में एक बड़ा जे कर्व ले पाए। आप तैयार रहो, कॉपी पेन लेके। विनीत सर जो बताने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है आपके करियर के बूस्ट करने में, और आप एक बड़ा ग्रोथ लेने वाले हो कि अपने करियर की प्लानिंग, अपने करियर की रोड मैप आप कैसे बनाओगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, क्योंकि विनीत सर जो आंसर देने वाले हैं वो बहुत कम लोगों को पता चलता है। जब विनीत सर के साथ पर्सनल मेंटरिंग में, पर्सनल काउंसलिंग में जब लोग आते हैं तब वो डिस्कशन करते हैं, और आपको मौका मिला है ऑनलाइन विनीत सर से एक एक क्वेश्चन पे आंसर लेने का। आपके क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे विनीत सर के, वो आपके करियर का रोड मैप बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बनो और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू विनीत सर, वेलकम करियर बुड के इस प्लेटफॉर्म पे जिसको आपने क्रिएट किया, और हमारे स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को आप एक बड़ा हेल्प कर रहे हो। और कुछ क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आपसे। थैंक यू अखिलेश सर, और थैंक यू व्यूअर्स कि आपने लास्ट वीडियो जो आपने देखा, जैसा अखिलेश सर बता रहे हैं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन है मन में, और उन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अखिलेश सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, और मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए आज यहाँ हाजिर हूँ। कॉमन क्वेश्चन है एक हमारे व्यूअर्स का, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ने का मन ही ना करे, कैसे करियर का रोड मैप बनाएं और कैसे अपने करियर में आगे बढ़े, अच्छा अंक कैसे मिलेगा। सर, ये कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लगे। पढ़ाई में मन नहीं लगे ये एक क्वेश्चन नहीं, ये एक कंडीशन है, ये एक सिचुएशन है कि आपका मन नहीं लग रहा है। अखिलेश सर, आप मुझे ये बताओ, अगर आप कहीं खा रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर आसपास में आपकी गंदगी है, पॉल्यूशन है, और आपको बहुत भूख लगी है, तो क्या आप खाना खा पाओगे? नहीं। द सेम थिंग विद द एजुकेशन, या पढ़ाई करते समय, या कोई भी काम करते समय, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिविटी सिग्नल नहीं देता है कि आप किसी काम को स्टार्ट करो, या आपने जो पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल में जो पढ़ाई की वो उस तरह के एनवायरनमेंट में, या उस तरह से आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया ताकि वो आपको खुद इंस्पायर करे कि इसके आगे क्या करना है। तो प्रॉब्लम सर, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है आज के बच्चों का कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसी संगति वैसी रंगत की बात आती है इसी क्वेश्चन के आंसर पे, और मैं यही कहना चाहूंगा कि विनीत सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। आप ये देखो कि कहाँ पे किस लोगों के साथ जाके कुछ सीखने को मिले, और आपके उस पढ़ने के मन में आपका रुचि दिखे और आप आगे बढ़ पाओ। सर, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इन्वायरमेंट का कंसर्न तो सर आपने बताया, जैसी संगति वैसी रंगति, लेकिन आप जहां पढ़ाई करने बैठे हो अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वहां के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। बच्चों को आप देखोगे सर, लाइट, थोड़ी सी लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल जो है वो अप एंड डाउन है, एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन नहीं है, बच्चे सो के पढ़ाई करते हैं, बच्चे लेट के पढ़ाई कर। लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपका पोस्चर, पढ़ने का माहौल है, सिटिंग पोजीशन से लेकर के क्या पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए सर प्लानिंग की जाती है। और आज के बच्चे ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। आज के बच्चे एग्जाम को लेकर पढ़ाई करते हैं सर, तो प्लानिंग करनी पड़ती है, एक सूचीबद्ध तरीका अपनाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाई की जाएगी, इसलिए पढ़ाई करने में लोगों को मन नहीं लगता है। मीन्स सिस्टम और प्रोसेस बना लो, आपके पढ़ने में मन लग जाएगा। और सिस्टम और प्रोसेस बनाने के लिए जैसे विनीत सर ने बोला कि सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट अपने रूम का, जहां पे अभी स्टडी कर रहे हो वहां लाइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कुछ अच्छे लोगों के आप चाहो तो इमेजेस रख सकते हो जिससे आप इंस्पायर हो सको। अपने टाइम टेबल को वहां रखो, क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट रखो, और वो आपको आगे लेके जाएगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। इन्वायरमेंट तो है, अब इन्वायरमेंट आपने बना लिया, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप एक दिन पढ़ाई किए बाकी दिन रह गए, तो आपको अपने अंदर प्रॉमिस करनी पड़ेगी, आप अनुशासित रहो, प्लानिंग करो पढ़ाई करने का, एक टाइम प्लान डिसाइड करो क्या करना है, और एक लक्ष्य तैयार करो कि आज के दिन में
आज का ये डेट है, आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये कंप्लीट करना है, टू डू लिस्ट बनाओ। एग्जाम में अच्छे अंक हर लोग चाहते हैं कि मुझे 99% तो मिल ही जाए, 100% ना मिले तो उसकी प्लानिंग कैसे किया जाए कि एक एवरेज लेवल का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे जाए, और जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो 99 या 100% के नियर अबाउट अपने नंबर को लेके आ पाए। क्योंकि आज के कंपटीशन में लोग यही मान के चलते हैं कि 99 तो आना चाहिए, और 99 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो 99 कैसे लेके आ पाए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और मैं अपने कैरियर बोर्ड के सभी बच्चों को बताता हूँ, जो हमारे कैंडिडेट हमसे मेंटरिंग लेते हैं, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर मार्क्स चाहिए तो आपको अपनी जर्नी में, मान लो कोई एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, ग्रेजुएशन का एग्जाम है, तो आपको दो चीज़ें तैयार करनी है। क्या आपका एजुकेशन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन है फर्स्ट, क्या आपका एजुकेशन एग्जाम बेस्ड एजुकेशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नॉलेज बेस्ड जब आपका एजुकेशन होगा तो मार्क्स ऑलरेडी आएंगे। लेकिन सर आजकल के बच्चों का क्या ट्रेंड है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट के 3 मंथ में और लास्ट के 1 से 3 से 4 महीने में बच्चे जगते हैं और यार एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो एग्जाम की ही तैयारी करते हैं। अब मैं आता हूं कि सर दोनों केस में कैसे पढ़ाई करेंगे। एग्जाम के समय में जब आप पढ़ाई करो तो पहले अपने लास्ट, जो एकदम बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूं, पिछले 10 से 15 साल का जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। उस क्वेश्चन के पेपर के बेस पे अपनी तैयारी देखो कि आपकी तैयारी कैसी है। पिछले 10 साल का या 15 साल का क्वेश्चन पेपर बिना प्रिपरेशन का या इन बिटवीन प्रिपरेशन को खुद से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद अपनी इवैल्यूएशन देखो कि आप कहां तक आए हो, और उसके बाद आप उसके अनुसार फिर अपनी तैयारी कर सकते हो। पहला तो ये। दूसरा तरीका कि जब बच्चे को पढ़ाई करना हो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि सबसे इजी चैप्टर सबसे पहले खत्म करना है, और उससे निकलने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेग्रीगेट करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके अनुसार आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो पहला, आप पूरे क्वेश्चन पेपर का आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई को जांचेंगे कि आप कहां पे हैं, और जब आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन बिटवीन फिर उसी क्वेश्चन पेपर को आपको फिर से री अटेम्प्ट करो। और अच्छा करना है तो जितने क्वेश्चन पेपर आपने 15 साल का देखा उस सब 15 साल के क्वेश्चन पेपर को मिक्स करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सेशन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद फिर से आप क्वेश्चन पेपर खुद डिजाइन करो। तो वो 15 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के लिए उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिंदी सर, थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि कैसे अच्छे मार्क्स लेके आए जा सकते हैं। एक प्लानिंग के साथ अगर आप एवोल्यूशन करके अपने 15 इयर्स के बैक पेपर को देखते हुए अगर प्रिपरेशन करते हो तो रियली आप एक अच्छा नंबर लेके आओगे। और माइंड में 99% नहीं होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए आपका बेस्ट क्या है। आप अपना बेस्ट दो, और अपना बेस्ट अगर आप देते हो पूरी प्लानिंग के साथ तो आपको नंबर्स भी आते हैं और आप कंपटीशन बीट करके आगे भी बढ़ते हैं। सर इसमें एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा किया कि 99% क्या है और अपना बेस देखो। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सर, इफ यू डोंट माइंड। आप 100% की तैयारी करो। आपको अपने क्लास में अगर 500 का एग्जाम हो रहा है, आप 500 मार्क्स लाने की तैयारी करो, विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट द एरर ऑफ फुल स्टॉप, कॉमा, डाई, डैश, हैफन, इन सब चीजों को नहीं मिस्टेक करना है, तब जाके आपको 100% मार्क्स आएंगे। और मैं गारंटीड के साथ कहता हूं, जो बच्चा या जिस क्लास के बच्चे या फिर जितने ग्रुप में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 100% के लिए फाइट करोगे तो वहां पे हेल्दी कंपटीशन होगा, और आपके फ्रेंड, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स सभी को इक्विवेलेंसी की नजर से देखेंगे। तो सर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो डोंट फाइट फॉर 90%, डोंट फाइट फॉर द क्रैक द एग्जाम, फाइट फॉर योर 100%। अगर आप 100% के लिए करेंगे तो आपका जो पड़ोसी में जो आपसे टॉपर है या आपके पीछे जो स्टूडेंट है वो सब आपके साथ मिलकर के, क्योंकि सबको 100% लाना है। तो हेल्दी कंपटीशन होने के लिए आपको उस तरह से माइंडसेट से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी एग्जाम होता है तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तनाव आ जाता है, और उस कंडीशन में हम प्रिपेयर प्रॉपर नहीं कर पाते और टेंशन में आ जाते कि मेरा एग्जाम ही अच्छा नहीं होगा। मैं इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखा हूँ, बहुत लोगों को हेल्प भी किया हूँ। तो विनीत सर, कैसे आप हेल्प करोगे कि कंपटीशन की प्रिपरेशन करते करते या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते करते वो डिप्रेशन में ना आए? सर देखिए, तनाव की जहां तक बात है तो यहाँ पे केवल आज के एजुकेशन
सिनेरियो में केवल बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है। आज के डेट में सो कॉल्ड कंपटीशन, मैंने आपसे इससे पहले आपको आंसर दिया था कि 100% के लिए फाइट करेंगे तो तनाव किसी के पास नहीं होगा। तनाव यहाँ पे सर ये है कि मुझे टॉप करना है, उनका बच्चा अच्छा निकल गया। यहाँ पे अब मैं बारी बारी से एग्जांपल देता हूँ। पेरेंट्स तनाव बनाते हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चे टीचर्स तनाव बनाते हैं, ये हार्ड है। अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई सब्जेक्ट हार्ड है ही नहीं। अगर हार्ड होता तो हर पेपर में 100% मार्क्स ला करके बच्चे 99% मार्क्स कैसे लाते? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तनाव आता कैसे है। तो अगर तनाव की बात करें तो इस पे एक लंबा से फिर एक दूसरा सेशन बनेगा। लेकिन अगर आपको तनाव आता है, अगर आप डिप्रेशन में जाते हो, तो इसके रीजंस को ढूंढना है। क्या आपने अपना, जैसे आपने सर बताया था कि बेस, आप अपना बेस देखो कि आप कितने % मार्क्स लेके आ रहे हो, और आप जहां हो वहां से क्या बेहतर किया जा सकता है। और इस केस में आपको एक मेंटर्स की जरूरत होती है, एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है, जो वो आपको अच्छी तरह से इवैल्यूएट करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, और आपके आने वाले समय में, मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं ये फिर बोलूंगा सर, नंबर आप 100% ला सकते हो, बट अगेन इट्स डिपेंड्स कि आपको गाइड करने वाला कौन है और आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो। इसलिए सर तनाव नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगेन ये एक सिचुएशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिचुएशन है जो आज के हर बच्चे इसको सफर कर रहे हैं। राइट, मीन्स कि तनाव के पीछे एक ही कंडीशन होता है। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, हर एक चीज़ों को लोग इतना थिंक कर लेते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, मैं तो किया ही नहीं। इस तरह के मानसिक तनाव, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो ख्यालात हैं, ये अगर आपके माइंड में आते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग से ही तनाव होता है। ओवर थिंकिंग आज से ही बंद कर दो, केवल अपना बेस्ट दो, ओवर थिंकिंग हटा दो, टाइम को मैनेजमेंट करो, जैसे आपने बोला डिसिप्लिन में रहो, और धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो जाओ। अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर लेके आओगे और तनाव से मुक्त हो जाओगे। राइट सर। जनरली बच्चों को तनाव क्यों आता है पता है? बच्चों को तनाव आता है कि बच्चे जो काम जिस समय करना चाहिए वो उस समय नहीं करते हैं, और जब 11th आवर में जब पढ़ाई करने की, या जब सर पे लोड होता है, या किसी टीचर ने, किसी पेरेंट्स ने बोला, या किसी पेरेंट्स ने, अपने पेरेंट्स ने किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर दिया, तो मैंने बोला था ना कि तनाव के हर अलग अलग लेवल्स हैं। तनाव कहाँ से आ रहा है ये डिपेंड करता है, बच्चा, और सारे के सारे तनाव ना बच्चों पे लोडेड हो जाता है। तो टीचर को तो कुछ नहीं करना, वो तो अपनी जॉब कर रहा है, पेरेंट्स को भी कुछ नहीं करना, सारा का सारा झेलता कौन है? एक छोटा सा बच्चा। अब उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं, ये चीज आप नोट कर लेना। आपको अगर कभी भी लाइफ में पढ़ने में दिक्कत होती है, आपको मैं बता रहा हूं, अपने 24 आवर्स को सेग्रीगेट कर लो, एक प्लान बना लो। आप 24 आवर्स, अगर आप एवरेज बच्चे हो, ये जनरली मैं किसी को ऑन रिकॉर्ड, आज तक ऑन कैमरा किसी को नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो अपने लिए 24 आवर में से ये सोचो कि मेरे लिए 22 आवर्स है। कितने आवर्स है सर? 22 आवर्स। 22 आवर्स में से आपको 7 से 8 घंटा सोना है। मैं बोलता हूं चलो आप 8 घंटा सो गए, सर कितने आवर बचे? 14। अब उस 14 आवर्स में से आप 4 से 6 घंटा आप क्या करते हैं? होमवर्क, सॉरी स्कूल जाते हैं, कोचिंग करते हो, तो 6 to 7 आवर्स आपका उसमें चला जाता है। तो 8 से 15 घंटा, 15 घंटा हो गया सर। अब आपको ध्यान देना है कि आपको अगर सेल्फ स्टडी के लिए आपकी टाइमिंग 3 से 6 घंटे की है, तो एक बार सिटिंग करके आपको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा का ब्रेक करके, 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक करके फिर आप पढ़ाई करो। अभी मैं ये जाऊंगा पढ़ाई कैसे करनी है, तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं। आप जब किसी चीज की तैयारी करते हो तो आप कंटिन्यूसली सेल्फ स्टडी किए जा रहे हो। अब जो टॉपिक आपने 15 दिन पहले पढ़ा था या 1 हफ्ता पहले पढ़ा था, उसकी बारी अब रिवीजन की आएगी या तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। राइट सर? क्यों ऐसा ही होता है? अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका जनरली कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा साइंटिफिकली प्रूवन है और मैंने इससे बहुत सारे बच्चों को सक्सेस दिलवाया है। आपको क्या करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का आपको एक टाइम प्लान बनाना है, या ये कहिए मैं पूरे महीने का प्लान बना रहा हूं। 2 दिन मंडे और ट्यूसडे आप सेल्फ स्टडी करो, जो आपका टाइम है 2 से 6 घंटे में जो भी सेल्फ स्टडी करते हो वो करो। तो 2 दिन आपने, तो पहला दिन आपने 6 घंटा या 4 घंटा या 2 घंटा जो आपका सेल्फ स्टडी है, अपने सेल्फ स्टडी में 2 घंटा एक अच्छे टॉपिक को पढ़ो या नए टॉपिक को पढ़ो।
दूसरे में फिर दूसरे दिन उसी दूसरे टॉपिक को, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक को अपने सेल्फ स्टडी में पढ़ो। लेकिन तीसरे दिन हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो, लेकिन सेल्फ स्टडी में नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी में पहला और दूसरे दिन का हम रिवीजन करेंगे थर्ड डे को। कहने का मतलब आप 2 दिन पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन रिवीजन करोगे, फोर्थ और फिफ्थ को फिर पढ़ाई करो, सिक्स्थ को रिवीजन करो। अब आपको देखो इस 6 दिनों में 2 दिन पढ़ा, 1 दिन रिवीजन, 2 दिन पढ़ा, 1 दिन रिवीजन, तो तीसरे और छठे दिन का रिवीजन संडे को करो। तो सर 1 हफ्ते में आपका क्या हुआ, आपने कम पढ़ा और लेकिन उसका रिवीजन अच्छा हुआ। सर कहीं आपने देखा है कि एक बार में 4 रोटी 2 रोटी खाते हो और 4 या 5 रोटी खा लो तो डाइजेशन अच्छा होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब है आप उतना ही पढ़ो जितना आपका दिमाग आपके लेवल पे कंट्रोल में डाइजेस्ट कर रहा है, जितना एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो पढ़ो उसको रिवाइज करते चलो। तो इसलिए 2 दिन पढ़िए, तीसरे दिन रिवीजन कीजिए, फिर 2 दिन पढ़िए, फिर तीसरे दिन रिवीजन कीजिए और तीसरे और छठे दिन का रिवीजन संडे को कीजिए। 7वें दिन और 14वें दिन दोनों 7 और 14 का वीकेंड का रिवीजन 15 को कीजिए। फिर इसी तरह से साइकिल चलेगा अगले महीने का। लाइफ में आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर हमें पढ़ना क्या था। आपको मैं बताऊं, आपको यहां तक ये पता चल जाएगा कि किस पेज में, बुक के किस पेज में, किस पैराग्राफ में, किस लाइन में क्या लिखा हुआ है। ये साइंटिफिकली नहीं, ये एडमिटेड है और बच्चों ने इस पे करके दिखाया है। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बुक को पढ़ना कैसे चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, आप पिंग करना, सभी का आपको सॉलिड आंसर मिलेगा, सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कैरियर वुड आया ही इसलिए है कि आपके और आपके बच्चों का, और आप अगर जॉब सीकर हो या फिर आप पढ़ाई करते हो, सभी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। देखिए सर, मैं जब किसी भी अनजान बच्चे से भी बात करता हूँ ना सर, तो मैं ये सोचता हूँ ये मेरा बच्चा है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है तो हमारे टीचर्स जो स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ाते हैं, वो ये सोच लें कि मेरा बच्चा उस क्लास में बैठा है जिस क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बच्चा और वो क्लास बहुत ही ऊंचा जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को कैसे नर्चर किया जाए। बचपन से उसको जैसे ट्रीटमेंट मिलेगी बच्चा वैसे ही बनता चला जाता है। कभी भी दुनिया में एक चीज याद रखना, अगर आप असफल हो रहे हो तो समझो उस दिन से आपकी सफलता शुरू हो रही है। आपको जिस दिन यह एहसास हो गया मैं असफल हो रहा हूं, इसका मतलब आपको पता है कि सफलता कैसे मिलेगी। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूं असफलता ही सफलता की कुंजी है। विनीत सर ने तो एक जज्बा भर दिया आपके माइंड में भी, और मुझे आशा है कि जिस मन से आप बैठे थे हमारे एपिसोड में और आप जानना चाह रहे थे अपने कैरियर के रूटमैप के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन को विनीत सर ने आंसर दिया। टीचर को या अभिभावक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे जिससे माइंड उनका अच्छा हो और अपने बच्चों पे प्रेशर न डालें और एक सिस्टम और प्रोसेस बनाएं जिनके उनके बच्चे सक्सेस में आगे की तरफ बढ़ें और उन्हें भी अच्छा लगे कि मैंने अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड हेल्प किया और एक अच्छा सक्सेस पाए। जहां तक कि टीचर की बात है और अपने पेरेंट्स की बात की, आज के इस आधुनिकता की दौर में, आज के इस फिजिकल वर्ल्ड में जहां पे सब कुछ मैटेरियलिस्टिक हो चुका है, इस दौर में हर माता पिता का और हर टीचर का अपना उद्देश्य है। चाणक्य की 2 बातें आप याद रखिएगा। 2 चीजें होती हैं अध्ययन में, एक अध्यापक होता है, एक गुरु होता है। गुरु जो है वो बच्चों के अपने साथ चाहे वो कैसे भी रह ले, गुरु अपने बच्चों को मार्गदर्शन देता है, उसको ऐसे डायरेक्ट करता है कि बच्चा का सफलता होना ही होना है। इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी है। बट दूसरी तरफ अध्यापक होते हैं। अध्यापक अपनी मेहनत, जितना देर वो पढ़ाते हैं उसकी वो सैलरी लेते हैं, उसका उतना वो वेतन लेते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी करते हैं, ना कि बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और मैं सॉरी टू से ऑल टीचर्स कम्युनिटी कि मैं आज ये बात आप लोगों को ऑनलाइन बताने जा रहा हूं। अभी तक मैं पिछले 15 साल से 20 साल से अपने कम्युनिटी में बातें करता हूं कि टीचर अगर बन गए तो आप अपने समाज को टीचर ही दे पाओगे। अगर आप गुरु बन गए, अगर आप मेंटोर बन गए, अपने बच्चों के लिए एक गुरु बना के जाओगे। तो आपको क्या चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला था और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप अपने क्लास में अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों को कैरियर देना चाहते हैं, अगर ये मेंटलिटी आपके अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो मैं लिख के दे देता हूं, आपका अपना बच्चा भी कभी सक्सेस नहीं करेगा।
बहुत कड़वी बात बोला विनीत सर ने, और लेकिन ये बहुत ही सत्य है, और ये मैं भी बहुत बार फील कर चुका हूँ कि लोग पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं और क्लासेस देते हैं, गुरु की जो गरिमा है, जो गुरु की एजुकेशन है वो नहीं दे पाते। मैं अभिभावक बनने से पहले की बात बता रहा हूँ, जब आप पेरेंट्स बनते हो उससे पहले की बात बता रहा हूँ, और जब आप पेरेंट्स बन जाते हो उसके बाद की बात बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब आप अभिभावक बनने वाले हो तो माताओं को क्या करना चाहिए ताकि उनका बच्चा बहुत अच्छा बने, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि माताओं को क्या करना चाहिए, पिताओं को क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप अभिभावक बन गए, जब आपने अपनी बगिया में एक फूल लगाया, एक पौधा लगाया, फूल का, फूल तो नहीं लगाया सर, एक पौधा लगाया, अगर उस पौधे को आप वैसे ही लगाए छोड़ दो, या कभी पानी दो कभी नहीं दो, कभी इंसेक्टिसाइड लगाओ कभी वेस्टिसाइड लगाओ, अगर वो सीजनल है तो आपके बच्चे का सक्सेस भी सीजनल ही होगा। अगर आपने पानी डाला, वहां पे ड्राइनेस है, वो पौधा मर गया, तो आपके बच्चे का भी कैरियर वैसे ही ड्राइनेस के में मर जाएगा। उसी तरह से बच्चे को भी समझाना पड़ता है, बच्चे की केयरिंग भी वैसे ही करनी पड़ती है। हमारा इस वीडियो को, इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ओवर द गिवन नंबर्स एंड आप मुझे पिंग करो, और पिंग करके आप मुझसे अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हो। कहने का मतलब सिस्टम और प्रोसेस हर जगह काम करती है, और विनीत सर ने केवल यही बताया कि आप अपने माइंडसेट को, अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को एक प्रॉपर चैनलाइज करके एक सिस्टमेटिक वे में अपने बच्चों को कैरियर में हेल्प कर सकते हो। तो अभिभावक बनो, आप अपने सपने को अपने बच्चों के ऊपर मत थोपो। और मैक्सिमम मैं देखता हूं कि मैं कुछ बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, अब बारी है मेरे बच्चे की, और यही माइंडसेट हमारे अभिभावक की होती है, जिससे बच्चे स्टार्टिंग में डिप्रेशन में आते हैं, धीरे धीरे उनके माइंड में ऐसा भर दिया जाता है कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ही बनना है। इस वजह से जो उनका कैलिबर होता है वो दिखा नहीं पाते और पूरी लाइफ तनाव में रहते हैं। तो तनाव का एक बड़ा जो कारण है, जो फैक्टर है, वो केवल अभिभावक ही हैं। मैं 90% मानता हूँ इस बात को। विनीत सर, हमारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर मुझे अपने करियर में किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मैं अपने करियर को लेके एक रोड मैप बना पाऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। तो क्या बोलना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल को अपने करियर का रोड मैप कैसे तैयार करना चाहिए? अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे की गलतियां तब होती है जब बच्चा अपने आप में समझदार होता है, और जब बच्चा यही नहीं समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो अभी तक समझदार नहीं हुआ है पार्टिकुलर पढ़ाई में। अब ये ऐसा है क्यों? देखो, कैरियर बने, मैंने लास्ट एपिसोड बनाया था कि कैरियर कैसे बनता है। कोई भी, कभी भी बच्चे का कैरियर या किसी का भी कैरियर उसकी पर्सनालिटी से बनता है। तो मैं एक पहली चीज बताऊं, अगर आपको नहीं पता कि आपका कैरियर कहां बनने वाला है, आपकी पर्सनालिटी कहां है, तो आप सबसे पहले अपने मेंटोर से, एकेडमिक कंसल्टेंट से, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिल करके अपनी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाओ। पहला चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपके पर्सनालिटी के बिहेवियर से पता चलता है कि आप कहां अच्छा कर पाओगे। आप देखो, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, कैरियर कहां बनेगा, वो डिपेंड करता है बच्चे के माँ बाप, उनके जीन्स में क्या क्वालिटी थी, उनके जीन्स में क्या अच्छाई थी। राइट? आपने सर गूगल बॉय का नाम सुना है, कौटिल्य का नाम सुना है, वंडर गर्ल का नाम सुना है? उतने छोटे बच्चे को गूगल बॉय कैसे बन गया? उतनी 17 साल की लड़की वंडर गर्ल कैसे बन गई? एनवायरनमेंट मिला, घर वाले ने, उनके पेरेंट्स ने उनको हेल्प किया। हाँ, वंडर गर्ल की जो फादर हैं वो खुद इंग्लिश सीखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी इच्छाएं बेटी पे थोपा, लेकिन वो जीन में था, वो उस लड़की के फादर के जीन में था, और वही जीन उसको डेवलप हुआ और वही क्वालिटी इंप्रूव हुई। गूगल बॉय जो लड़का बना, वो गूगल बॉय कैसे बना? उसके फादर, ग्रैंडफादर ने उसमें मेहनत की। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं भी है, लेकिन उसके समावेश, उसके संस्कार, उसके सामाजिक उठापटक मतलब कहाँ रहता है, कैसे बैठता है, किन से दोस्ती होती है, जैसे आपने बताया, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसी तरह से आपका कैरियर कहां बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, आपके फादर मदर का जीन्स क्या है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता, तो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं। अगर आपको मुझसे मिलना है, आप मुझसे बात करो, मैं एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करूंगा और आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा साइंटिफिकली कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए।
अगर फिर भी डाउट है, आप जब भी परेशान हो, जब भी मन नहीं लगे, मन उचट जाए, तो आप उस समय ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बावजूद भी आप बोर नहीं होते हो। जब आप बोर नहीं होते हो, जब आप उस काम को कंटिन्यू उस फेज में भी कर लेते हो, इसका मतलब आप उस काम पे अच्छे से फोकस करेंगे तो उसमें आप कैरियर बना सकते हैं। तो इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, क्या हॉबीज को भी कैरियर में हम चेंज कर सकते हैं? मींस आप ये सोचो, जो आपका हॉबी है अगर उसमें कैरियर बनाओगे, एक तो हॉबी है, आपका माइंड तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपको करने में मजा आता है, मन लगता है, अगर उसको ही आपने कैरियर बना दिया तो आपको मन लगाने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, पहला, और आप उसी में ही कैरियर बनाओगे। लाइव एग्जांपल सर, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, थॉमस अल्वा एडिशन, उनका हॉबी था कोई टेस्ट करना है, उनको माइंड में सेट था कि मुझे बल्ब बनाना है। 9,999 times he failed to invent bulb, but 10,000 times he has invented bulb। तो कहने का मतलब है, अगर आपका हॉबी, अगर आपका पैशन आपका कैरियर बन जाए, उससे अच्छा सक्सेस तो कुछ है ही नहीं। आपके सामने मैं बैठा हूं सर, अगर मैं आज इतना अच्छा बोल रहा हूं या इतनी बातें बता रहा हूं, सर ये मेरा पैशन है कि मैं बच्चों से कनेक्ट करता हूं, बच्चों के बारे में सोचता हूं, इसलिए मैं दिल से ये बातें बता रहा हूं। ये मेरा हॉबी है कि बच्चों के साथ कनेक्ट करता हूं। अगर मैं ये प्रोफेशनलिस्ट बनाऊंगा तो प्रोफेशनल में वो चीजें हमारे सामने से नहीं निकलती है जो हम देना चाहते हैं बच्चों को। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कौन क्वेश्चन करना चाह रहा है? अगर मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ अभी इस एपिसोड में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन कोई भी एक पूछ सकता है। हाँ ठीक है, आप पूछो। Hello sir, in your previous video I saw a comment, Parth said he is pursuing 11th with PCM और वो 12th के बाद फॉरेन जाना चाहता है ताकि वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर सके, तो क्या आप इस चीज़ को लेकर गाइड कर सकते हैं? आपने सुना होगा क्वेश्चन को, पार्थ नाम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्वेश्चन है कि वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना चाहते हैं। थैंक यू पार्थ कि आपने क्वेश्चन किया, और इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, और फिर भी अगर आपको लगे कि मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे जरूर कनेक्ट करना, आई विल गाइड यू। देखो पार्थ, आप अभी 11th में हो, तो 11th में जो आपका कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये आपको इंजीनियरिंग की तरफ लेके चला जाता है। ये आपको अदर देन बायोलॉजी के अलावा, अदर देन मेडिकल फील्ड, और आप फॉरेन एजुकेशन में स्कॉलरशिप लेके जाना चाहते हो, मतलब फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हो। तो फॉरेन एजुकेशन में कितने स्कॉलरशिप है उसका मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम से मैं बोलूंगा वो एक लिस्ट डाल देगी, या फिर मैं स्कॉलरशिप पे एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि आप अभी क्या करें और कैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की जॉब कर सके। अब मैं पॉइंट वाइज आपकी बातों पे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप अभी ये मत देखो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, वो आपका एक ड्रीम है, सब कॉन्शियस माइंड में रखिए और काम करना है उस ड्रीम के लिए। कैसे करेंगे? आप जिस क्लास में अभी हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा अटेंशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए। चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 9th क्लास का सब्जेक्ट हो या टॉपिक हो या स्टूडेंट हो, आप उन सभी को अच्छे से टिप्स पे लेके आओ। टिप्स पे कहने का मतलब है केवल पढ़ाई करके नंबर नहीं लाना है, उसको पढ़ करके नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, नॉलेज बेस्ड स्टडी करके अपने अंदर में उसको आत्मसात करना है। जब आप ये करोगे तो आप औरों से बहुत आगे निकलोगे, और जो भी इस तरह से टेक्निक अपनाएंगे वो भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम, आप जिस क्लास में हो उस क्लास में 110% अपना दो, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं आपको बताऊं, आप 11th में हो, आप अभी से क्या करो, लिटरेचर पे ध्यान दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। सकता है कि आपको 12th के बाद स्कॉलरशिप लेना पड़े, तो उस समय आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपका गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, ये सारी चीज़ों पे आप साइड बाय साइड अपने आप को इन्हांस कर सकते हो। आप दूसरों से जो क्वेश्चन करते हो उससे पहले अपने अंदर में एक क्वेश्चन करो कि व्हाट नेक्स्ट। जब आप ये हैबिट डालोगे तो आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट छोड़ो, हो सकता है कल के डेट में आप अपना गूगल और माइक्रोसॉफ्ट खड़ा कर सको। तो कहने का मतलब ये है, जॉब तो आप करने का सोच रहे हो, लेकिन जो पर्सनालिटी आपके अंदर मैं ग्रूम करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आप इतने बेहतर हो जाओ, यू कैन क्रिएट इन इंडिया
अनदर गूगल, अनदर माइक्रोसॉफ्ट। इन वन लाइन आप जो कर रहे हो, जहां कर रहे हो, जिस समय कर रहे हो, वहां पे 100% फोकस हो जाओ। नहीं हो रहे हो फोकस, मैं बताऊंगा फोकस कैसे करना है। नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, स्टडी कैसी करनी चाहिए, बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, आप मुझसे पूछो, मैं आपको सारी चीजें 1 to 1 बताऊंगा। थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए विनीत सर। और विनीत सर आते रहेंगे, आपके क्वेश्चन को लेते रहेंगे। आपके क्या क्या क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहोगे विनीत सर से, आप बने रहो कैरियर बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे और अपने सारे दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर करो, क्योंकि उनको भी अपने लाइफ में एक कैरियर का रोड मैप चाहिए, एक कैरियर का गुरु चाहिए। जैसे विनीत सर ने कहा कि अध्यापक नहीं गुरु चाहिए, वैसे ही हमारे पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स को गुरु चाहिए। और अगर आप गुरु की खोज कर रहे हो, मेंटोर की खोज कर रहे हो, कैरियर बोर्ड वो ऑप्शन है जहां पे सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि कैसे आप अपने कैरियर में एक बड़ा ग्रोथ लेके आओगे। थैंक यू सो मच विनीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू।